जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए क्लास नंबर 1 है सामान्य विज्ञान के सेक्शन में। आप लोगों को पता है टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए हैं। हम अपने वीडियोस के थ्रू 8 सब्जेक्ट का क्लास बाय क्लास कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, यानी पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चनों को देखेंगे एमसीक्यू, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं। इस तरह से हम सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आपको प्लेलिस्ट में हर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे एमपी पटवारी नई वैकेंसी के लिए। तो ये सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 1 है कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू की। सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें जैसे ही थ्योरी खत्म होगी तो अपन लगभग 60 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ये देख सकते हैं लगाएंगे जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं या बनेंगे। तो शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 1। आज क्लास नंबर 1 जो है ना, इसमें अपन पढ़ेंगे कि यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स की संपूर्ण तैयारी, यानी चैप्टर 1 को पढ़ेंगे फिजिक्स का। ठीक है, इसमें देखेंगे यांत्रिकी होता क्या है। तो यांत्रिकी जो है ना, यांत्रिकी पिंडों पर बल का प्रभाव और उससे उत्पन्न गति का अध्ययन जो है यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, दूरी यानी डिस्टेंस का कहलाता है। तो डिस्टेंस यानी दूरी जो है ना, ये दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। याद रखिएगा, दूरी यानी डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट देखेंगे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका एसआई मात्रक विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर होता है एसआई मात्रक। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, बट दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है चाल। चाल यानी स्पीड। स्पीड क्या है, तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड यानी m/s होता है। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी यानी वेग को समझेंगे। तो वेग क्या होता है, वेग जो है ना, ये किसी वस्तु के विस्थापन की दर को अथवा एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल का भी मीटर पर सेकंड, इसका भी। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, वस्तु के विस्थापन की दर को ही वेग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी जिसको बोलते हो। ये क्या होता है, तो कोणीय वेग जो है ना, विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय वेग। और ये इसका एसआई मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग को अपन ओमेगा से भी डिनोट करते हैं। इसका मात्रक याद रखिएगा, एसआई रेडियन पर सेकंड, कोणीय वेग। अगला है संवेग यानी मोमेंटम। ये क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। कहने का मतलब ये कि मास इंटू जो उसका वेलोसिटी इक्वल टू होता है मोमेंटम, यानी कि द्रव्यमान यानी मास का गुणा होना चाहिए आपका वेग के साथ, तो संवेग देगा। यह एक संवेग क्या है, अदिश राशि है। इसका मात्रक जो है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ठीक है, आगे अपन संवेग संरक्षण के नियम को जानेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो ये जो है संवेग संरक्षण का नियम इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि यदि किसी कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। कहने का मतलब ये कि बाहर से अगर मान लो कोई बॉडी है, उसको आप अपन बाहर बल यानी अपना बल फोर्स लगाएंगे तो आगे खिसकेगी। अगर वो फोर्स अपना नहीं लगाते हैं किसी जनरल बॉडी पे, तो उसका निकाय का संवेग भी शून्य होगा, क्योंकि आगे पीछे बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो अगला देखेंगे त्वरण। त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है त्वरण, तो त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब त्वरण वो है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखना है। ठीक, आगे कुछ नोट्स है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, यानी समय के साथ, समय के रिस्पेक्टिव अगर वेलोसिटी घटेगी तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन ऋणात्मक होगा, जिसे अपन रिटार्डेशन यानी मंदन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन गति को समझेंगे, मोशन को। तो मोशन क्या है, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो गति कहलाती है। कहने का मतलब ये कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, यानी कि कोई मान लो जर्नल सा कोई सामान रखा है, उस समय के साथ साथ आगे पीछे बढ़ रहा है, तो वो आपकी गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोशन। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं कि जब कोई वस्तु समय अंतराल की बराबर दूरी तय करती है तो उसको एक समान गति कहते हैं। एक समान गति क्या है, जब कोई वस्तु है निश्चित समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, एक समान गति कहलाएगी।
जब कोई वस्तु जो है समय अंतराल के साथ साथ बराबर दूरी तय ना करे तो असमान गति, समय के साथ बराबर दूरी न तय करे तो असमान गति, बराबर दूरी समय के साथ तय करे तो समान गति, ये भी याद रखना। अब अपन इम्पोर्टेंट चीज़ को देखें, गति के समीकरण। गति के समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 समीकरण अपने हैं। पहला समीकरण है गति का प्रथम समीकरण, क्या कहता है, यदि प्रारंभिक वेग को अपन u मान लें, क्या मान लें, u, वाली वस्तु नियत त्वरण यानी a मान लें तो गतिशील है तो t समय पश्चात वस्तु का वेग, यानी कि आपको केवल समीकरण याद रखना है। तो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दिमाग में बैठा लेना। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है, आपका वेग है, u है प्रारंभिक वेग, और a है त्वरण और t है टाइम। ठीक है, चलो अगला समीकरण गति का क्या बोलता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u प्रारंभिक वेग, t टाइम, है ना, और आपका a त्वरण, t आपका टाइम, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण गति का कहता है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर रिवीजन कर लेते हैं, तीनों गति के समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गति का समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों याद करना है आपको। अब अपन समझेंगे वृत्तीय गति को, यानी सर्कुलर मोशन को। क्या कहता है, यदि किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल चलती है तो उस गति को अपन वृत्तीय गति बोलते हैं। यानी कोई ये मान लो वृत्ताकार पथ है, इस पर कोई गति बार बार हो रही है ऐसे, तो ये वृत्तीय गति कहलाएगी आपकी। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट यानी बाह्य कारक होता है, जो वह बल जो धक्का या खिंचाव, पुश या पुल करता है, जिससे वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो, फोर्स कहलाता है। कहने का मतलब ये कि कोई वस्तु रखी, उस पर आप अगर धक्का मारोगे, बल लगाओगे बाह्य कारक, तो वस्तु आगे या पीछे होगी, वही आपका फोर्स है। ठीक है, जड़त्व की बात करेंगे। जड़त्व क्या है, तो जड़त्व यानी एनर्सिया। तो जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। किसी वस्तु के द्रव्यमान द्वारा वस्तु की जड़त्व की गणना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जड़त्व वो है, जैसे मान लो 100 किलोग्राम की कोई वस्तु रखी है, लेकिन वो वस्तु क्या है, अपने स्थान पे ही अडिग है, आगे पीछे नहीं हो रही, तो जड़ बन गई है, जड़त्व। यानी कि ऐसी चीज़ जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, आगे पीछे ना हो, वो क्या कहलाता है, जड़त्व। उसी जड़ पे जम के रह जाए। ठीक है, अगला बात करें घर्षण यानी फ्रिक्शन क्या होता है। तो घर्षण वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षक गति का विरोध करता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप चल रहे हो पैदल, तो आपके पैर जो हैं ज़मीन से घिस रहे हैं, यानी कि गति का विरोध कर रहे हैं, तो वो आपका घर्षण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से घर्षण को आप सब समझना है। घर्षण से संबंधित मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। तो घर्षण जो है वस्तु बल की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। हमेशा याद रखना, अगर आप चलते हो तो, या फिर आपकी बाइक चलती, बाइक भी घर्षण के कारण चलती, गाड़ी भी, तो होता क्या है, घर्षण का बल पीछे को लगता है तो बाइक का टायर क्या होता है, आगे को बढ़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा कि घर्षण बल जो है ना, वस्तु की गति की विपरीत दिशा के कार्य करता है। ठीक है, घर्षण बल और क्या करता है, तो स्थित सतहों पर प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, घर्षण बल संपर्क स्थित सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है घर्षण को। लोटनी घर्षण बल का मान फिसलने वाले घर्षण मान से कम होता है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। घर्षण से लाभ क्या क्या हो सकते हैं, देखो घर्षण से लाभ होता है, घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल सकते हैं, नहीं चल ना पाते। गाड़ियों के ब्रेक भी घर्षण के कारण ही लगते हैं, घर्षण ना होता तो ब्रेक ही नहीं लगते। बर्फ पर कम घर्षण के कारण ही उत्तरी ध्रुव पर बिना पहियों वाली गाड़ी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कम घर्षण है। घर्षण से कुछ हानियाँ भी हैं, यानी फ्रिक्शन से, कि घर्षण बल के कारण ऊर्जा का कुछ भाग हास हो जाता है, यानी कि आप काम में धीमे पड़ सकते हैं, मशीन वगैरह टूट फूट सकती, घिस के, घिसना ही तो घर्षण है। घर्षण बल के कारण गाड़ियों का वेग भी एक समान नहीं रहता है। ठीक, घर्षण को अगर आपको कम करना है, जहाँ ज़्यादा है तो क्या उपयोग करोगे, गाड़ियों वगैरह में स्नेहक का उपयोग, तेल या ग्रीस का कर लोगे तो घर्षण कम होगा, आवाज़ कम होगी। वॉल बेरिंग का यूज़ कर लोगे, लोटनी घर्षण का प्रयोग, साबुन के घोल का प्रयोग या पाउडर के घोल का प्रयोग से घर्षण को कम कर सकते हो। अब अपन समझेंगे ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण को। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, देखो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण जो है ना, या पिंड प्रत्येक दूसरे कण को, पिंड को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करता है। कहने का मतलब ये, ब्रह्मांड में कहीं भी दो पिंड रखें, मान लो ये M1 है, ये M2 है, दो पिंड हैं, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आकर्षित। तो ये जो आकर्षित करने का गुण है ना दो पिंडों का आपस में, चाहे पिंड कुछ भी हो, वो कहलाता है आपका गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल के कारण आकर्षण। ठीक है, तो अब अगली बात करेंगे रॉकेट प्रदोलन की, यानी रॉकेट कैसे उड़ता है। तो रॉकेट की उड़ान जो है ना,
न्यूटन के तीसरे गति के नियम से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉकेट कैसे चलता है, तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम जो क्या बोलता है, संवेग संरक्षण का नियम भी है जो कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो रॉकेट हमेशा न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर चलता है, याद रखना है। इसमें ईंधन की आवश्यकता होती है दहन के लिए। जैसे ही ईंधन जलेगा तो रॉकेट आगे की ओर धकेलेगा अपने आप को, ठीक है, यानी गति का तीसरा नियम। अब अपन पढ़ें ग्रहों के संबंधित गति के केपलर नियम, यानी ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने क्या नियम दिया है। तो केपलर ने गति का जो नियम दिया है ग्रहों की गति का, कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा का एक फोकस बिंदु होता है। कहने का मतलब ये कि सूर्य के चारों ओर सभी वृत्ताकार गोल गोल परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह, और सूर्य जो है ना उनका केंद्र होता है। ठीक, आगे बात करूँ तो केपलर ने एक बात और बताई है कि प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग है ना वो नियत रहता है। क्या रहता है, नियत। और जब सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जब दूर होता है सूर्य से तो घट जाता है। फिर केपलर ने एक और नियम बताया ग्रहों की गति संबंधित, कि सूर्य के चारों ओर ग्रह का एक चक्र जितने समय में लगता है चक्कर, उसका परिक्रमण काल को टी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन समझें गुरुत्वीय त्वरण और भार में क्या अंतर है। तो देखो, गुरुत्वीय त्वरण जिसको आप स्मॉल जी से डिनोट करते हो, और पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8, याद रखना है आपको। और भार जो होता है वेट होता है। इनमें क्या चीज़ें समानता है, क्या है, समझते हैं। तो जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर गुरुत्वीय बल लगाती है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब ये कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी, जैसे आप ऊपर गेंद फेंकते हो तो नीचे वापस से गिर आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस नीचे खींच लेती है, और जो त्वरण उत्पन्न होता है इसको खींचने पे, गेंद को ऊपर फेंकने के बाद नीचे, तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो आपको याद रखना है। अब अपन बात करेंगे उपग्रह यानी सैटेलाइटों के बारे में। तो सैटेलाइट क्या होते हैं, तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी का उपग्रह एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो गया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे उपग्रहों की कक्षीय चाल क्या होती है। तो एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की उपग्रहों की चाल समान होगी, और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह की चाल 8 मीटर पर सेकंड होती है। एक और इम्पोर्टेंट टर्म आपके सामने आके निकल के आया है कि पलायन वेग क्या होता है, यानी एस्केप वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है पलायन वेग, याद रखिएगा। देखो, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर ले और पृथ्वी पर वापस ना आए, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग है। कहने का मतलब ये, सीधी सी बात, अगर मैं एक गेंद फेंकता हूँ आसमान की तरफ, तो एक निश्चित वेग होता है, और वो वेग पृथ्वी के लिए कितना है, वो वेग पृथ्वी के लिए है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी से कोई चीज़, गेंद भी अगर मैं फेंक रहा हूँ आसमान की तरफ, तो वापस लौट के नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो पलायन वेग कहलाएगा, और वहाँ पे यानी 11.2 मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर कोई चीज़ फेंक रहे हो, तो पृथ्वी जो है ना उसका गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है, और वापस से वो वस्तु लौट के नहीं आती। तो उस वेग को बोलते हैं पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूटन के गति के नियम। अभी अपन ने गति के समीकरण सीखे 3, कौन कौन से, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या सीख रहे हैं, गति के नियम। गति के नियम जो दिया है न्यूटन ने दिया है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु जो है ना विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बल न लगाया जाए। कहने का मतलब ये कि अगर कोई गेंद है वो विरामावस्था में है पड़ी, तो जब तक आप उसमें हाथ पैर नहीं लगाओगे तो उसी अवस्था में पड़ी रहेगी। तो ये आपका गति का पहला नियम हो गया। गति के पहले नियम के कुछ उदाहरण की मैं बात करूँ ना, तो एथलीट अगर ऊँचा कूदने से पहले कुछ दूरी दौड़ते हैं, जब हम आम के पेड़ हिलाते हैं तो आम नीचे गिरते हैं, यानी कि पहले विरामावस्था में आम थे, पेड़ को हिलाया यानी बल लगाया तो आप पेड़ गिरने लगे आम। ठीक है, गतिमान ट्रेन से अगर कूदने वाला व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, यानी जड़त्व का उदाहरण भी है एक तरह का। ठीक है, एक सेकेंड। अब अपन बात करेंगे गति के दूसरे नियम के बारे में, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहला लॉ कहता था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, और सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है किसी वस्तु पर
कार्य करने वाला बल जो है F का मान उस वस्तु के द्रव्यमान m के बराबर है तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि गति का जो दूसरा समीकरण कहता है वो कहता है संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये कि संवेग परिवर्तन की दर को अपन त्वरण बोलेंगे, जिसको आप F बराबर m ए, यानी कि फोर्स की परिभाषा ये बताता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या हो जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं थर्ड नियम से पहले इसके बारे में कुछ दूसरे नियम के उदाहरण की बात करता हूँ, तो कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे या पेपर में लपेटा जाता है। क्यों? गति के दूसरे नियम के कारण। पक्के फर्श पर अगर कोई व्यक्ति गिर जाए ना, तो कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक चोट लगती है। कारण क्या है? कारण यही है, जब कोई व्यक्ति यानी क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। गति के दूसरे नियम के कारण ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसको चोट न लगे। ठीक है। थर्ड नियम क्या कहता है? गति का थर्ड नियम बहुत ही सरल है, जो आपको बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसके प्रमुख उपयोग निम्न हैं। ठीक है। थर्ड नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। अगर इसके प्रयोगों की मैं बात करूं, तो फर्श पर चलने के लिए पंजों का फर्श के पीछे की ओर धकेलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का मैंने आपको उदाहरण बता ही दिया, रॉकेट भी तीसरे नियम के आधार पर काम करता है। इसके अलावा बिना पकड़े लकड़ी के गुटके में छिद्र करना मुश्किल है, घोड़े की गाड़ी का खींचना, गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, ये सब गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। ठीक है। अब अपन देखेंगे साइंस की क्लास नंबर 1 जो यांत्रिकी है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 60 प्रश्नों को देखेंगे थ्योरी के बाद। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न छोटे से बड़ा अपन शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल, सबको पता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो प्रकाश वर्ष जो है ना, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, याद रखना, प्रकाश का मत लगाना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? तो जड़त्व की माप जो है ना, ये आपका द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। अगला है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि ये दूरी का मात्रक है। ठीक है। पारसेक क्या है? तो याद रखना, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है। तो डेसीबल जो है ध्वनि तीव्रता की इकाई है, राइट बात है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई हॉर्स पावर, सही है। समुद्री मील नौसेना संचालन का नॉटिकी माइल, सही है। लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये ताप की इकाई है। ठीक है, याद रखना। अगला है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो होता है ना, ये ज्योति फलस का मात्रक है, जबकि कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है। अगला है कि हर्ट्ज जो है ना, किसकी मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापने की एक यूनिट है। ठीक। अगला है कि विद्युत धारा की मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। नेक्स्ट है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई है वो है डायोप्टर। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल से अपन ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं। किसको? वातावरण में ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं। एम्पियर नापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर जो है ना, विद्युत धारा की मापने की इकाई है। ठीक है, एम्पियर, करंट जिसको बोलते हो। सॉरी, यहाँ पे आपका पावर नहीं, करंट होगा। क्या होगा? करंट। ठीक, विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इसमें से अदिश राशि आपको बताना है। अदिश सदिश समझ लो। देखो, अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल आपकी दिशा नहीं होती, परिमाण बस होता है, और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश राशि होती है। जैसे कि ऊर्जा आपकी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। बल, आघूर्ण, संवेग, इनमें क्या है? आपकी दिशा भी है। तो दिशा जिसमें रहे वो सदिश राशि होगी, जिसमें नहीं है तो अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है जिसमें दिशा हो? आपको ये बताना है। तो संवेग जो है ना, दिशा के साथ सदिश राशि है, बाकी ये सब अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसमें से आयतन जो है ना, सदिश राशि नहीं है। ठीक, बाकी सदिश राशि हैं। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि आपको बताना है। तो इसमें से वेग जो है सदिश राशि है, जिसमें आपको दिशा भी बताई जाती है, बट द्रव्यमान, समय और लंबाई में कोई दिशा का मतलब नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? समझ लो, दो मात्रक होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक 7 होते हैं, ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक उन मूल मात्रकों से बने हुए मात्रक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मूल मात्रक होते हैं ना, ये आपके जैसे कि द्रव्यमान, मीटर यानी कि लंबाई,
आपका हो गया, इसके अलावा ताप हो गया। तो कुल मिला के 7 आपके मूल मात्रक हैं और इनके मात्रकों से बनने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, यानी द्रव्यमान को और लंबाई को मिला के अगर कोई मात्रक बनता है तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे संवेग है, संवेग द्रव्यमान और वेग से मिलके बनता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, 2 मात्रकों से बनने वाले। तो इसमें से द्रव्यमान जो है ना, ये आपका एक मूल मात्रक है यानी व्युत्पन्न नहीं है, जबकि घनत्व, आयतन, ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक है। अगला है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये क्या है, तो ये जो है ना न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा बोला गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना जो है ना, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण संभव है। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब आप हाथ आगे पटकते हो, यानी पानी को पीछे करते हो हाथ से, तब आप आगे बढ़ते हो जल में, है ना, तैरने पे। तो तीसरा नियम। नेक्स्ट है, कोई पिंड जब विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उसमें बाह्य बल कार्य न करे। ये कथन किसका है, तो न्यूटन ने अपने पहले नियम में बोला है गति के कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल कार्य न करे। अगला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा आती है, तो याद रखना न्यूटन की गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। ठीक है, पहले नियम से बल की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसको जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व यानी कि किसी भी तरह की गति का परिवर्तन का विरोध करे, यानी जहाँ टिका है वहीं टिका रहे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की अगर मात्रा बदलोगे ना तो उसका घनत्व यानी डेंसिटी अपरिवर्तित रहेगा। जैसे पानी का क्या होता है, जल का घनत्व 1000। चलो नेक्स्ट है कि तैराक को नदी में मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो तैराक होता है ना, समुद्री पानी का जो घनत्व है ना साधारण पानी से बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ घनत्व कम होगा वहाँ तैरना आसान लगेगा। ठीक है, मतलब कठिन लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो बादलों के तैरने का जो कारण है ना वो आपका निम्न दाब है। क्या है, निम्न दाब बादलों के तैरने का कारण है। सॉरी, निम्न दाब नहीं, निम्न घनत्व हो जाएगा, दाब नहीं। डेंसिटी अगर घनत्व निम्न है तो बादलों के तैरने का कारण हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि समुद्र में प्लवन करने पर आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर रहता है। तो प्लवन करने पर लगभग 1/10 भाग समुद्र की सतह पे रहता है। ठीक। अगला है कि बर्फ़ जो है पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती क्यों। तो बर्फ़ जो है ना ये पानी से हल्की होती है परंतु एल्कोहल से भारी होती है। तो जो चीज़ हल्की होती है वो चीज़ आसानी से डूबती नहीं है, भारी चीज़ हल्की चीज़ में डूब जाती है। घनत्व पे डिपेंड करता है। जैसे कि बर्फ़ और पानी की बात करूं तो जल का घनत्व ज़्यादा होगा इसलिए ये बर्फ़ जो है तैरती है। बट एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में होता क्या है कि घनत्व ज़्यादा हो जाता है बर्फ़ का, इसलिए यहाँ पे ये डूब जाती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। स्टील की गोली पाले में क्यों तैरेगी, तो पारा जो होता है मरकरी उसमें इसलिए तैरती है क्योंकि पारे का जो घनत्व है ना स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। घनत्व की पूरी कहानी है। देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको समझना ये है कि जिस भी चीज़ का घनत्व, अगर दो चीज़ों को आप मिला रहे हो डूबने वाली चीज़ें, तो जिस चीज़ का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, वो चीज़ डुबो ले जाएगी कम घनत्व वालों को। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है। तो मरकरी जो पारा होता है उससे भरी बाल्टी में अगर लोहे की गेंद गिराओगे तो ये पारे की सतह पर तैरेगी। क्यों तैरेगी, इसलिए पारे की सतह पर तैरेगी क्योंकि पारे का जो है घनत्व ज़्यादा हो जाएगा और इसका घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, तो कम घनत्व वाली चीज़ तैरने लगेगी। ठीक। इसी तरह से जल और बर्फ़ में ही होता है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है, जल का ज़्यादा, इसलिए बर्फ़ तैरती है पानी में। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है ना ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कैसा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो फिसलते क्यों हैं,
घर्षण की कमी, जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ आप ज़रूर फिसल जाओगे। घर्षण ये है जो आपको चलने पे मदद करता है, ठीक है। अगला है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह बात किसका द्योतक है। तो बैरोमीटर यानी दाब मापी यंत्र है बैरोमीटर, इसका अगर पारा गिर गया इसका मतलब आंधी या झंझावात आने की संभावना है, आंधी तूफान, ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा संबंधित होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो है ना नाभिकीय संलयन से संबंधित है। देखो दो चीज़ें हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो भारी नाभिक टूट जाता है हल्के नाभिकों में, लेकिन संलयन में क्या होता है, जुड़ जाता है। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम के सिद्धांत है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और एटम बम जो है, परमाणु बम, वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको एडिशनल तौर पे याद रखनी है। नेक्स्ट है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, जबकि विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो प्रकाश वोल्टी सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरण जब करेंगे तो जो सौर ऊर्जा से अपन प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, हाफ mv², जिसमें आपका मास होता है और वेलोसिटी होती है, ठीक। तो इसमें से बताना है मास और वेलोसिटी किसमें नहीं है। तो इसमें से खींचा हुआ इंद्रधनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि वो स्थिर ऊर्जा होता है, स्थिर होता है, जब छोड़ दोगे तब आपका गतिज ऊर्जा हो जाए, खींचा हुआ धनुष, ठीक। जबकि गोली जो है चल रही है तो गतिज में है, मोशन में है, पानी भी बहता मोशन में चलता हो थोड़ा, जितनी चीज़ मोशन में है वो सब आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जब एक चाल जो वस्तु की गति से दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो कभी भी जो चाल है ना वस्तु की गति से दुगनी हो जाएगी तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है चौगुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, हाफ mv², हाफ mv² में जब आप v की वैल्यू को दुगुना करोगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो आपको पता है हाफ mv² में v² होता है, तो v क्या है, 2 करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना, ठीक है, स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि बाशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो बाशिंग मशीन जो आपकी है ना ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब दो चीज़ें हैं, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल। तो होता क्या है कि ये आपका केंद्र है, जब कोई बल आपके केंद्र की ओर लगता है यानी केंद्र के अंदर इस तरह से लगेगा, वो आपका हो जाता है अभिकेंद्री बल हो जाता है, यानी कि केंद्र की ओर। लेकिन यही बल जो है उल्टा बाहर फेंकने लगे वो अपकेंद्री हो जाता है, और वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण यानी अपकेंद्री बल पर कार्य करती है। अभिकेंद्री बल केंद्र की अंदर की ओर लगता है, अभिकेंद्री बल केंद्र के अंदर की ओर लगता है और अपकेंद्री बल केंद्र की बाहर की ओर लगता है, ठीक है। जैसे कि आप बचपन में फिरंगी फिराया होगे तो फिरंगी बाहर की ओर भागती थी, यानी कि उसमें अपकेंद्री बल है। मक्खन अगर निकालते हो तो क्या है, इन्हीं बलों में से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं है, यानी वायु वहाँ क्यों नहीं पाई जाती, इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि इस पर गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है ना उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। तो यानी कि मूल वेग से कम है गैस के अणुओं का पलायन वेग, इसलिए चंद्रमा पर आपका वायुमंडल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर जो कार्य करेगा वो जेट इंजन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी ताल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को प्राप्त कर लेगा। मैंने बता ही दिया कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर इससे ज़्यादा वेग पर कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हो ना तो वो पृथ्वी की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि गुरुत्व बल उसका खत्म हो जाता है, उसको पलायन वेग बोलते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला देखेंगे कि भू स्थिर उपग्रह जिसको आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं उसका आवर्तकाल कितना होता है। तो 24 घंटे का आवर्तकाल होता है भू स्थिर उपग्रह का, ठीक है। अगला है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेग से फेंके तो क्या होता है। मैंने बताया है 11.2 किलोमीटर पर वेग से ऊपर की चीज़ें क्या होती हैं, पलायन वेग होता है पृथ्वी का। इसके ऊपर फेंकोगे तो चीज़ें वापस लौट के नहीं आएंगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर वो चीज़ कभी नहीं लौटेगी, पलायन वेग से ऊपर निकल जाएगी। अगला है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। तो अगर चांद की सतह से अगर कोई पत्थर पृथ्वी पर लाए हो
तो इसका जो भार है ना बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। भार आपका बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। भार क्यों बदलेगा? क्योंकि भार जो है अलग अलग ग्रहों में अलग अलग होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का 9.8 है जी के वैल्यू, इसलिए ये भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। अगला देखेंगे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब मालूम पड़ता है? तो लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति बैठा है ना तो उसको भार तब मालूम होगा अपना जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगी तो उसको लगेगा कि भार है। ठीक। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी पे जो भार होगा एक व्यक्ति का 1/6 गुना होगा आपका चंद्रमा पे। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है 1/6 गुना होगा, याद रखना। लोलक की आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है? तो लोलक का जो आवर्तकाल है ना ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई के ऊपर। ठीक है। अगला है कि हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हुक का जो सिद्धांत है ना, हुक ने प्रत्यास्था यानी इलेक्ट्रिसिटी से सिद्धांत दिया था। किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट है कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? तो तेल की एक जो छोटी बूंद है पानी के ऊपर इसलिए तैरने लगती है, ये घटना होती है आपकी पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है कि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए पानी के ऊपर फैल जाती है। जिस वस्तु का पृष्ठ तनाव ऊपर होगा, अधिक होगा, वो चीज़ उसके ऊपर फैल जाएगी दूसरे द्रव के ऊपर, याद रखना। अगला है कि साबुन का जो निर्मलन का सिद्धांत क्या है? तो साबुन का जो निर्मलन का सिद्धांत है ये पृष्ठ तनाव पे ही कार्य करता है। ठीक, सरफेस टेंशन। अगला है कि वर्षा की जो बूंद है आकार इसका गोलाकार क्यों होता है? तो वर्षा की बूंद का जो आकार है ये भी आपका गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मतलब समझ रहे हो? जैसे कोई पृष्ठ है, जैसे मान लो पत्ते हैं, पत्तों पे वर्षा का बूंद गोल क्यों हो जाता है? कि उसका जो पृष्ठ है ना पत्तों का वो इतना टाइट है कि उसमें तनाव है और तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें जो है जम जाती हैं गोल गोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल जो है डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? शुद्ध जल पे अगर मान लो वॉशिंग पाउडर आप डालते हो तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। ठीक। अगला है कि साबुन को जल पर घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। मैंने बता ही दिया, चाहे डिटर्जेंट हो चाहे साबुन, घट जाएगा। अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में सीधे क्यों नहीं खड़े हो सकते? तो अंतरिक्ष में सीधे नहीं खड़े हो सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ होता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती के तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो लैंप की बत्ती में ना केशिकत यानी केशिकत की घटना के कारण ऊपर तेल उठता है। लैंप की बत्ती हो गई चाहे दीपक की बत्ती हो गई, केशिकत की घटना के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह सिद्धांत किस पे आधारित है? देखो, छोटी सी कील भी डूब जाती है लेकिन जहाज नहीं डूबता। यह सिद्धांत है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पे? आर्किमिडीज, जिनने बताया कि पानी पे अगर कोई चीज़ आप डुबा दोगे तो उसमें भारहीनता का अनुभव होता है। कभी आप अगर कुएं से पानी भरे होगे तो बाल्टी जब तक पानी के अंदर रहती है भरी हुई, पानी के अंदर डूबी रहती, तब तक आपको भार नहीं लगता है कि बाल्टी भारी। जैसे पानी के बाहर निकालोगे तो भार बढ़ जाता है। तो वही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम सब कुछ बताया है। ठीक। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती, न बनाई जा सकती, न नष्ट की जा सकती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये ऊर्जा का न सृजन हो सकता न विनाश, इसको बस एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इसका सिद्धांत है। पृथ्वी का पलायन वेग बार बार मैं बता रहा हूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, याद कर लेना। पास्कल की इकाई, पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। बैरोमीटर भी दाब नापते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है तो 0.1 बार के बराबर होता है 1 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब। ठीक है। क्यूसेक से क्या नापा जाता है आपको बताना है। तो क्यूसेक से हम नापते हैं जल का बहाव। जल के बहाव को नापने के लिए क्यूसेक का यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल पर सब समान जगह होता है। तो पृथ्वी तल पर ध्रुवों पर सर्वाधिक जगह समान होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। एक सेकंड, क्वेश्चन थोड़ा सा इसका छूट गया है आई थिंक। देखो, क्वेश्चन यहाँ पे ये था गुरुत्व बल कहाँ पे होता है? तो गुरुत्व बल ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ये बताया है। ठीक है, ध्रुवों पर। ठीक, भार जो है आपका। तो ये था आपका MP पटवारी के लिए साइंस की क्लास नंबर 1, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया? यांत्रिकी के बारे में क्वेश्चंस और इसकी जो थ्योरी है यानी कॉन्सेप्ट प्लस MCQ के रूप में अपने डिस्कस किया। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साइंस की। तब तक के लिए आप सभी को